बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने याद माज़ी को अज़ाब करार दिया था और उन्होंने खुदा से ये भी दुआ की थी कि या अल्लाह मुझसे मेरा हाफ़िज़ा छीन ले, क्योंकि ये याद माज़ी जो है ये अज़ाब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन कुछ पाकिस्तान में आजकल सियासी जमातों की है। बहुत सी पाकिस्तान में शख्सियात जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, जर्नलिस्ट और दूसरे लोग, उनके लिए भी उनका माज़ी जो है वो एक अज़ाब बन चुका है, क्योंकि आज के दौर में कोई सी का भी माज़ी जो है वो छुपा हुआ नहीं रह सकता। डिजिटल दौर ऐसा है कि आप एक क्लिक करें तो आपके बहुत सारा माज़ी जो है वो लोगों के सामने खुलकर सामने आ जाता है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JJI पर मुश्तमिल PDM का इत्तेहाद बना है। ये याद माज़ी कुछ ज़्यादा ही अज़ाब बनता जा रहा है और हर रोज़ दूसरों के मद्दे मुकाबल जो है वो एक दूसरे के मामलात को अवाम के सामने लेकर आ रहे हैं ताकि उनको माज़ी जो है वो याद दिलाया जा सके। बिल्कुल इसी तरह सहाफ़ियों का जो माज़ी है वो भी उनके सामने आन खड़ा हुआ है। एक ऐसा ही आज टाकरा मुल्क के दो मारूफ सहाफ़ियों के दरमियान हुआ, जिसमें रऊफ़ क्लासरा साहब और नजम सेठी साहब शामिल हैं। आज नजम सेठी साहब ने आज 28 दिसंबर है, कल 27 दिसंबर को, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी और लाड़काना में जलसा था, तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मोहतरमा जो है वो बहुत याद आती हैं, बल्कि उन्होंने नहायत अफसोस के अंदाज़ में, और जो उनके वर्ड्स थे उससे भी झलक रहा था कि वो नहायत अफसोस के साथ इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि उनको मोहतरमा बहुत याद आ रही हैं। लेकिन फिर उसके जवाब में रऊफ़ क्लासरा साहब ने जो जवाबी ट्वीट किया, तो ये ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये ट्वीट ऑफ द डे था, बल्कि ये ट्वीट मुद्दतों याद रखा जाएगा। और शायद नजम सेठी बहुत कुछ ज़िंदगी में भूल जाए, लेकिन इस ट्वीट को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बाद में ना सिर्फ दिन को रऊफ़ क्लासरा साहब ने उनके जवाब में ट्वीट किया, बल्कि रात को वो जो प्रोग्राम करते हैं आमिर मतीन साहब के साथ मुकाबल, उसमें भी इसका तज़किरा आया। और जो रही सही कसर थी वो आमिर मतीन साहब ने पूरी कर दी। नजम सेठी साहब का उन्होंने माज़ी का कच्चा छठा खोला कि कैसे फ़रूक लगारी के दौर से लेकर अब तक नजम सेठी के मामलात रहे हैं और वो कैसे बदलते रहे हैं। ये वही नजम सेठी हैं जिनका 2013 के इलेक्शन के बाद भी जब इमरान खान ने धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी तो 35 पंक्चर बहुत मशहूर हुए थे, और इन 35 पंक्चर के जो है वो एक सियासी नारा बन गया था। और ये इमरान खान के एहतजाजी तहरीक जो थी उसमें उसने बहुत काम दिखाया था। लेकिन और उसके इवज़ में कहा जाता है कि नजम सेठी साहब को PCB का चेयरमैन बनाया गया था, और उससे पहले ही नवाज़ शरीफ के फेवर के लिए और नजम सेठी साहब को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया गया था। और यही कहा जाता है कि उनके वज़ारत आला के होते हुए ये 35 पंक्चर लगाए और इसमें ये नजम सेठी का मरकज़ी किरदार था। बहरहाल आज की बात करते हैं कि आज नजम सेठी साहब ने पहले क्या कहा। नजम सेठी साहब ने बड़े अफसोस के अंदाज़ में कहा, बीबी बीबी हम आपको कितना याद करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये उनका ट्वीट इंग्लिश में था, लेकिन मैंने उनका मफ़हूम जो है वो उर्दू में आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने कहा, बीबी बीबी हम आपको कितना याद करते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ का लाड़काना में इंतहाई लगाव के साथ पाकिस्तान की आपकी खिदमत में आपकी शहादत को पुरज़रूर तरीके से सराहना हमें उम्मीद दिलाता है कि धरती माँ के लिए हकीकी लड़ाई की तजदीद या दोबारा आगाज़ हो गया है। यानी नजम सेठी साहब ने अपने इस ट्वीट में दो पार्टियों को बेयाक वक्त खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो अपना माज़ी भूल गए। लेकिन उनको ये माज़ी याद दिलाया रऊफ़ क्लासरा साहब ने। रऊफ़ क्लासरा साहब ने इसके जवाबी ट्वीट में कहा, सर जी बरसों आपने बेनज़ीर ज़रदारी करप्शन के ख़िलाफ़ लिखा, लगारी ने बीबी हुकूमत करप्शन पर तोड़ी तो आप वज़ीर लग गए। शरीफ ख़ानदान करप्शन पर आपने लगातार लिखा तो आपको घर से उठवा लिया गया। आज आपने सबको क्लीन चिट दे दी। अब बीबी को मिस करते हैं जिसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश में आप शरीक थे। कैसे कर लेते हैं आप। यानी उन दोनों ने दोनों तरफ जो खेलने की कोशिश की और दोनों पार्टियों को सेठी साहब ने खुश करने की कोशिश की, तो रऊफ़ क्लासरा साहब ने इस पर उनको उल्टा
सवाल पर ले लिया। और मज़े की बात यह है कि नजम सेठी साहब ने उनके ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकते थे क्योंकि माजी था ही ऐसा। बहरहाल रात को प्रोग्राम में, अब उनका माजी क्या था वो रात को प्रोग्राम में आमिर मतीन ने बयान किया, लेकिन उसी प्रोग्राम में अपनी उस बात में रऊफ़ क्लासरा साहब ने मज़ीद 2-4 जुमलों का इजाफ़ा किया। प्रोग्राम में उन्होंने कहा, बीबी की हुकूमत तड़वाने वाले आप थे, बीबी के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले आप थे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिन सहाफ़ियों को हम आइडलाइज़ किया करते थे उनमें एक नजम सेठी भी थे। इसके अलावा भी उनके बहुत से सहाफ़ियों की तरफ उनका इशारा था कि जिनका माजी जो पास्ट जो है वो तो इस तरह का था, लेकिन आज वो एक इनकलाबी बने हुए हैं और इस इनकलाब की आड़ में पाकिस्तान के करप्ट इशराफिया या पाकिस्तान के करप्ट माफिया जो है उसका साथ निभा रहे हैं। और इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि ताज़ा जो मामला है, एक तो माजी है 35 पंक्चर वाला, ज़ाहिर PTI के साथ वो उनका मामला चलता रहा है, ज़ाहिर वो उसमें कुछ मामलात नहीं हो सकते, लेकिन कुछ माली मामलात भी हैं, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनसे नजम सेठी साहब को माली फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। हम उनका तज़किरा भी करेंगे कि अगर वो मामलात किसी हद तक सॉल्व हो जाए या हुकूमत सॉल्व कर दे तो वो इनकलाब उनका ठंडा पड़ सकता है। बहरहाल रात मुकाबले के प्रोग्राम में आमिर मतीन साहब ने कहा कि नजम सेठी आजकल इनकलाब के बहुत बड़े दाई हैं। आज उन्होंने ट्विटर पर लिखा हुआ था कि हम यानी बीबी को आपको बहुत कितना मिस करते हैं। उन्होंने जहाज़ में एक तस्वीर शेयर की हुई है, जहाज़ की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद हैं। मैंने तो नहीं देखी लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं मौजूद होगी, जिसका आमिर मतीन जिक्र कर रहे हैं। और कहते हैं जहाज़ में बीबी ने उनको क्या कहा था, इसको छोड़ दें, BBC को उनको इंटरव्यू ही देख लें। उस इंटरव्यू में नजम सेठी साहब जो हैं बेनज़ीर की सियासत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी लेगेसी इंतहाई बुरी है, कि जिस किस्म की सियासत वो कर रही हैं वो पाकिस्तान और मुल्क और कौम के लिए इंतहाई बुरी है। आगे चल के वो कहते हैं जब बीबी की दूसरी हुकूमत तहलील गई थी तो इसमें नजम सेठी भी शरीक थे। नजम सेठी इसके बाद फ़ारूक लगारी की निगरान काबीना में निगरान वज़ीर थे और अब नोहा भी आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और ज़रदारी पर केसेस भी उन्होंने बनवाए। और पाकिस्तान में एहतसाब के नारे को जो ज़ार बनाया गया तो सबसे पहले इसको बनाने वाले सबसे पहले नजम सेठी थे। फ़ारूक लगारी की काबीना में उनके पास एहतसाब का पोर्टफोलियो था और ये उस पावर को इतना एंजॉय करते थे कि ये उस काबीना के उस ग्रिप में थे जो दिन रात कहते थे कि उस मुल्क में एहतसाब के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस निगरान हुकूमत को हमें 2 साल चलाना है, इलेक्शन ना करवाए जाएँ। ये वो बाद में कहते हैं आमिर मतीन साहब कि ये उस वक़्त की बात है और इसके गवाह मौजूद हैं कि आबदा हुसैन है, शफ़कत महमूद जो अब PTI की हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं, ये सब ज़िंदा हैं, वो इसके गवाह हैं और वो इसको कर सकते हैं कि ये बात कितनी ठीक है। जो कहते थे कि नहीं 3 माह में इलेक्शन, और दूसरा ये ग्रुप था जिसमें ये कह रहे थे कि शफ़कत महमूद और आबदा हुसैन साहब जो हैं ये कहते थे कि 3 माह के लिए हमारी निगरान हुकूमत है, उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन नजम सेठी साहब उस ग्रुप में शामिल थे जो कहता था कि नहीं, कम से कम 2 साल के लिए मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इस 2 साल के दौरान सिर्फ एहतसाब होना चाहिए। और इसकी एक वजह यह भी थी कि नजम सेठी साहब उस वक़्त एहतसाब के वज़ीर थे। वो तो कहते हैं कि नजम सेठी साहब हर जगह कहते थे कि नहीं, जब इलेक्शन का जिक्र आता था कहीं मैं किसी मजलिस में या महफिल में तो वो कहते थे नहीं 2 साल यानी 2 साल जो हैं ये हुकूमत निगरान रहेगी। और फ़ारूक लगारी के से भी वो यही कहते थे, बल्कि वो फ़ारूक लगारी कहते हैं कि फ़ारूक लगारी के तो वो पीछे पड़ जाते थे, लेकिन फ़ारूक लगारी की हिम्मत नहीं हुई 2 साल एक्सटेंड करने की, यानी 3 माह की जो मुद्दत है उन्हें 2 साल एक्सटेंड करने की फ़ारूक लगारी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन नजम सेठी साहब और उनका जो ग्रुप था वो अपना पूरा ज़ोर लगा रहा था। और वो कहते हैं कि अब इतनी बेशर्मी के साथ उनको यानी नजम सेठी को वो चैप्टर ही भूल गया, यानी वो दौर भूल चुका है। और फिर उन्होंने आमिर मतीन बताते हैं कि फिर नवाज़ शरीफ के साथ जो लड़ाइयाँ रहीं इनकी, अब एक बार फिर लगता है कि दूसरी तरह इनकलाब की सारी ठेकेदारी उन्होंने ले ली है और ये वाकई पता नहीं ये सब कैसे कर लेते हैं। दरमियान में वो बताते हैं कि दरमियान में जब मुशर्रफ का दौर आया तो ये मुशर्रफ के साथ थे
اور مشرف کو جو ان کے مشہور زمانہ کے سیفما، تو وہ اس میں ان کو مدعو کیا کرتے تھے اور انلائٹنمنٹ کی جو ان کے انلائٹنمنٹ تھی اس پر روشنی ڈالا کرتے تھے اور ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ مشرف ہی جو ہے وہ پاکستان کے مسیحا ہیں اور اس کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ اور اب وہ یہ حالات ہیں کہ اس کے بعد وہ نتھی ہو گئے نواز شریف کے ساتھ، وہی نواز شریف جنہوں نے ان کو گھر سے اٹھوایا تھا اور کئی دن تک بلکہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں بن سکا تھا، اور اس بعد میں اگر مقدمہ بنا بھی تو وہ غداری کا مقدمہ تھا کہ وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کو سپریم کورٹ نے رہا کر دیا تھا۔ تو یہ تو تھی نجم سیٹھی کا پاسٹ کہ جس کو رؤف کلاسرا صاحب نے اور عامر متین نے آشکار کیا۔ لیکن اب جو معاملات ہیں کہ ایک نجم سیٹھی صاحب کو نہ صرف چیئرمین پی سی بی بنایا گیا تھا بلکہ پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کے بھی وہی سربراہ تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ مالی معاملات ہیں جو حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ ہے لوک ورثہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ دکانیں ہیں کہ اور ان کی لیز ختم ہو چکی ہے اور اب یہ معاملہ عدالت میں ہے جس پر سٹے ہو چکا ہے، اور اس سٹے کی بنیاد پر وہ ان دکانوں پر قابض ہے۔ حکومت اس لیز میں مزید اضافہ یا توسیع نہیں دینا چاہتی، لیکن وہ مصر ہے کہ ان دکانوں پر اب بھی میرا حق ہے اور اس لیز میں توسیع ہونی چاہیے، لیکن حکومت مان نہیں رہی۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت ان لوک ورثہ کی دکانوں کی لیز کی توسیع کر دے تو شاید نجم سیٹھی صاحب کا انقلاب جو ہے وہ کچھ ماند پڑ جائے اور اس میں کچھ ٹھنڈ آ جائے اور وہ بھی ذرا کول ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ حکومت جو ہے خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان، ان کو نجم سیٹھی سے ویسے کوئی ماضی سے ہی مسائل ہیں، اسی لیے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ ان کا تعلق سے کسی بھی شعبے سے ہو، وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بن چکی ہے، بظاہر وہ انقلاب کے نعرے ہی کیوں نہ لگاتے ہوں، لیکن بہرحال ماضی ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے حوالے سے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور یہی کوئی حالات آج کل JUI اور مولانا فضل الرحمان کے ہیں کہ ان کا ماضی بھی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم ان معاملات پر پھر روشنی ڈالیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔